अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो है आपके लाइफ पार्टनर की किसी भी हादसे की वजह से, डिवोर्स की वजह से, सेपरेशन की वजह से या ज़िंदगी के ख़ात्मे की वजह से लॉस हो जाना, लॉस ऑफ अ स्पाउस जिसे कहते हैं। इसमें 1960s में होम्स एंड राही दो मशहूर साइकाइट्रिस्ट हैं जिनका ये काम था कि उन्होंने ज़िंदगी के बारे में जो हमारे इवेंट्स होते हैं जो हमें स्ट्रेस कॉज करते हैं वो तमाम की एक लिस्ट बनाई ताकि पता चल सके कि पिछले साल में आप कितने स्ट्रेस में रहे हैं और उसकी वजह से कितना चांस है कि अगले बार में आपका जो है अगले साल में, आने वाले साल में आपको कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें सबसे टॉप पे जो चीज़ उन्होंने रखी अपनी स्ट्रेस की असेसमेंट में वो डेथ ऑफ अ स्पाउस थी और उसको उन्होंने 100 मार्क्स दिए, फुल यानी मार्क्स दिए। इसके बाद डिवोर्स और सेपरेशन के हवाले से जो लॉस होता है उसको 63 मार्क्स दिए। इवन आपका जो पार्टनर है अगर आपकी सेपरेशन हो जाती है और वापस घर में मूव करता है तो उसका स्कोर भी 40s के अराउंड है। इससे ये पता चलता है कि ये जो हमारा लाइफ इवेंट है ये कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसकी वजह से अगर आप देखें कि अगर 100 जोड़े हैं एक कमिटेड रिलेशनशिप में और उनमें से तमाम के तमाम अपनी ज़िंदगी के किसी पॉइंट पर इस चीज़ से गुजरेंगे कि एक उनमें से एक जो है उसकी ज़िंदगी पहले ख़त्म हो जाएगी और दूसरा जो है वो तन्हा रह जाएगा। और अगर आप इसको देखें तो कुछ वक्त के दौरान यानी मुख्तसर मुद्दत में जो है आप मैरिड से सिंगल हो जाते हैं और आपकी तमाम जो एक लाइफ आपने बनाई होती है वो जाने वाले के साथ एक तरह से वक्ती तौर पर शैटर हो जाती है और आपको रीबिल्ड करनी होती है। लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं, आपस में भी बहुत मुश्किल होता है बात करें। अगर एक पार्टनर या कोई बात करना चाहे तो दूसरा पार्टनर या इर्द गिर्द के लोग उसको खामोश करा देते हैं। इसके लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जब आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बहुत सारे 30-40 साल खैर खैरियत से गुजार चुके हों और ज़िंदगी के सेकेंड फेज़ में दाखिल हो रहे हों तो इस वक्त इसके लिए प्रिपेयर करना आपको बाद की मुश्किलों से निजात देगा। लेकिन अगर ये सदमा एक नागहानी के तौर पर आपके ऊपर आ जाए तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं, बच्चे कितने बड़े हैं, फ़ाइनेंशियल सपोर्ट का क्या ज़रिया है, इर्द गिर्द के लोगों की क्या सपोर्ट है। तो 3-4 बातें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। एक तो सबसे पहली बात है कि अपने आप को निगलेक्ट नहीं करना, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है और फिर अपनी इमोशनल हेल्थ की जो मुश्किलें उस वक्त पेश आ रही हैं उनको एक्नॉलेज करना है। इर्द गिर्द के लोग भी और आप ख़ुद भी बहुत जल्दी ही मशवरा देने लगते हैं कि बच्चों में दिल लगाएं, ये करें। अपने आप को ग्रीव करने की स्पेस दें और इस बात की अंडरस्टैंडिंग करें कि बहुत सी इमोशंस इस वक्त आपको ऊपर से तेज़ी से गुजरेंगी। कभी आप गमज़दा होंगे, कभी नाराज़ होंगे, कभी गुस्से में होंगे, तो कभी कुछ होगा तो कभी कुछ। इन इमोशंस को एक्नॉलेज करें, इनके ऊपर गिल्टी फील ना करें कि मुझे ऐसे क्यों हो रहा है, मैं सब्र क्यों नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, शुक्र क्यों नहीं कर रहा हूँ। और ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कि जो आपकी अच्छी यादें हैं, जो आप लोगों का अच्छा टाइम गुजरा है उसके ऊपर आप फोकस रखें, उसके बारे में याद करें और अपने आप को बेहतर महसूस कराने की कोशिश करें। मगर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप गमज़दा भी होंगे और आप ग्रीफ में भी जाएंगे और ग्रीफ से निकलने की कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं होती। एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक आपको पूरा साल भी लग सकता है इन चीज़ों से निकलने के लिए। तो अपने इर्द गिर्द सपोर्ट तलाश करें, घर वालों की, दोस्तों की। अगर आपको माहिर नफ्सियात की ज़रूरत हो उसमें भी मत झिझकें, अपना ख्याल रखें, अपने लिए नई हॉबीज़ तलाश करें। अगर आप पहले कहीं जॉब करते हैं तो उसके ऊपर दोबारा से तवज्जो दें, अगर नहीं करते तो देखें कि आपके इर्द गिर्द क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। यानी इस इवेंट के बाद अपनी लाइफ को दोबारा से एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश करें, लेकिन साथ साथ अपने आप को वक्त भी दें। तो एक बारीक सा बैलेंस है जिसको लेकर आपने चलना है कि अपने आप को, अपने गम को महसूस करना और उसकी वजह से जो आपके ऊपर ज़हनी और जिस्मानी दबाव, उसके लिए रिलैक्स भी करें, रेस्ट भी करें, बातचीत भी करें, बट एट द सेम टाइम अपनी ज़िंदगी को दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करने की भी कोशिश करें। और जब आपको हेल्प चाहिए हो तो हेल्प मांगने में बिल्कुल भी कोई झिझक या दिक्कत या दुश्वारी महसूस मत करें और इसके लिए अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ का बिल्कुल ख्याल रखें।